नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने सफाई दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले में गलत जानकारी और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बता दें, खबरें आई थी कि उनके सरकारी आवास में आग लग गई थी, जिसके बाद करोड़ों की नकदी बरामद की गई और फिर कॉलेजियम ने तुरंत बैठक कर उनका तबादला कर दिया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ किया है कि जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला एक स्वतंत्र और अलग प्रक्रिया है, जिसका उनके खिलाफ चल रही इन हाउस जांच प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। जैसे ही ये मामला सामने आया, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने इन हाउस जांच शुरू कर दी और सबूत जुटाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक से पहले ही जांच शुरू कर दी थी। आज ही वो अपनी जांच रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंपेंगे। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने का आदेश दिया था। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से नकदी बरामद होने की खबर में अब ट्विस्ट आ गया है। दिल्ली फायर सर्विसेज डायरेक्टर अतुल गर्ग ने पैसा मिलने से इनकार कर दिया है। अतुल गर्ग ने कहा कि होली की पूर्व संध्या पर आग बुझाने के अभियान के दौरान अग्निशमन कर्मियों को एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। DFS प्रमुख ने भी मामले को संवेदनशील बताया और इस मुद्दे पर आगे टिप्पणी करने से परहेज किया। इसके बाद पत्रकार रोहिणी सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के संदिग्ध मामलों की जांच कर रहे सुप्रीम कोर्ट को स्थानीय पुलिस अधिकारियों, दमकल कर्मियों, दिल्ली अग्निशमन प्रमुख और जस्टिस वर्मा के फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने चाहिए। नकदी जल रही थी या नहीं, इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि एक सवाल और है कि अगर पैसा नहीं मिला तो कॉलेजियम की बैठक तुरंत क्यों हुई और उनका ट्रांसफर क्यों किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर का विरोध किया। एसोसिएशन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कचरा पेटी नहीं है। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। इसके बाद से ये विवाद में घिरे हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि ये कोई कूड़ादान नहीं है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा, हमें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इस प्रस्ताव पर एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी के हस्ताक्षर हैं। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि खुद को सेकुलर कहने वाले वो लोग जो मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर चुप हैं और मौजूदा सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, उनके खिलाफ हमने सांकेतिक विरोध का फैसला किया है। इसके तहत अब जमीयत उलमा हिंद ऐसे लोगों के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी, चाहे वो इफ्तार पार्टी हो, ईद मिलन हो या अन्य कोई आयोजन हो। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद को सेकुलर और मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले नेता, जिनकी राजनीतिक सफलता में मुसलमानों का भी योगदान रहा है, वो सत्ता के लालच में न केवल खामोश हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय का समर्थन भी कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं के बारे में कहा कि वो सत्ता की खातिर न केवल मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं बल्कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी अनदेखी कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्होंने कहा, ये नेता केवल मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए दिखावे का सेकुलरिज्म अपनाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के नेता तेजस्वी यादव और पार्टी के कई विधायकों ने पटना में बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी मुझसे बड़े हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया, हम शर्मिंदा हैं। RJD नेता ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने बिहारियों का सिर शर्म से झुकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य का नेता होता है और ये भारत के इतिहास में पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। दरअसल नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राष्ट्रगान के दौरान वो लोगों का अभिवादन करते दिख रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने परिसीमन पर बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक कल शनिवार को चेन्नई में होगी। आगामी संयुक्त कार्यवाही समिति की बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और पंजाब के भगवंत मान के शामिल होने की उम्मीद है। कर्नाटक का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार करेंगे, जबकि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और ओडिशा के नवीन पटनायक अपनी पार्टी प्रतिनिधि को भेजेंगे। परिसीमन की जंग और भाषा का दंगल, MK स्टालिन की DMK और मोदी शाह की BJP के बीच दक्षिण में सियासी तूफान उठा है। अब इसमें संघ भी कूद पड़ा है।
बेंगलुरु में शुक्रवार से शुरू हुई आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया सियासी रंग देखने को मिला। 3 भाषा फॉर्मूले और परिशीवन जैसे मुद्दे पर बढ़ते तनाव के बीच आरएसएस ने अपनी रणनीति को सावधानी से सामने रखा। आरएसएस नेता CR मुकुंद ने परिसीमन को सरकार का फैसला बताया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि दक्षिण राज्यों को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 543 लोकसभा सीटों में किसी दक्षिणी राज्य का मौजूदा अनुपात वही रहेगा। संघ भाषा पर भी बोला। संघ ने मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और करियर के लिए तीसरी भाषा यानी अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा हो सकती है उनके इस्तेमाल की वकालत की, लेकिन बिना नाम लिए डीएमके पर हमला बोला। इसने राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाली ताकतों पर चिंता जताई। इस बहस में आरएसएस ने सीधे हस्तक्षेप से बचते हुए मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और करियर भाषा के इस्तेमाल की वकालत की। मुकुंद ने कहा कि मातृभाषा का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों में होना चाहिए। जहां रहते हैं वहां की क्षेत्रीय भाषा सीखनी चाहिए, यानी तमिलनाडु में तमिल, दिल्ली में हिंदी। करियर के लिए अंग्रेजी या कोई और भाषा भी जरूरी हो सकती है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ समय पहले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई का बयान दिया था। उनके इस बयान को लेकर काफी हंगामा भी मचा था। अब इस मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संभल जिले के न्यायालय के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को उनके बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर की गई शिकायत पर जवाब देने या फिर पेश होने के लिए कहा है। बीते 15 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन हुआ था। इस अवसर पर राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सिर्फ भाजपा से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को शिक्षाविद और अर्थशास्त्री सुखदेव थोराट के साथ दलितों की शासन, शिक्षा, नौकरशाही और संसाधनों तक पहुंच और जातीय जनगणना के विषय पर चर्चा की। इस बातचीत का एक वीडियो भी राहुल गांधी ने पोस्ट किया है जिसमें वो जातीय जनगणना के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के पास जातीय जनगणना का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ऐसा न करके उनका हक छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना न कराकर उनके साथ अन्याय हो रहा है। संविधान में सभी भारतीयों को एक समान अधिकार हासिल है और सबको बराबरी के साथ देखा जाता है, लेकिन सरकार इसे स्वीकार नहीं करना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने दलित, आदिवासी और पिछड़ों के इतिहास को मिटा दिया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि जातीय जनगणना का समर्थन न करना असल मायने में राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि इससे साफ है कि आप देश की सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला के बालों को लेकर टिप्पणी करना सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है। हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये टिप्पणी की। जस्टिस संदीप मारने के सिंगल जज वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ता विनोद कछवे ने अदालत में दायर याचिका में कहा था कि प्राइवेट सेक्टर के एक बैंक में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान उन्होंने महसूस किया कि एक महिला कर्मचारी अपने लंबे बालों को लेकर परेशानी महसूस कर रही थी। कछबे ने महिला कर्मचारी से हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि उन्हें अपने बालों को संभालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये रेशमी जुल्फें भी गाया, लेकिन महिला कर्मचारी को उसका गाना और टिप्पणी अच्छी नहीं लगी। ये घटना 11 जून 2022 को हुई थी। जुलाई 2022 में महिला कर्मचारी ने बैंक में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बैंक के HR डिपार्टमेंट में यौन उत्पीड़न की शिकायत की। बैंक ने कार्रवाई करते हुए विनोद कछबे को उसके एसोसिएट रीजनल मैनेजर के पद से हटाकर डिप्टी रीजनल मैनेजर बना दिया। इसी मामले में अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर आरोपों को सच भी मान लिया जाए तब भी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यौन उत्पीड़न का कोई मामला नहीं बनता। शुक्रवार में कर्नाटक विधानसभा में भारी बवाल देखने को मिला। कर्नाटक विधानसभा ने सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण देने वाला विधेयक पास कर दिया। विपक्षी बीजेपी ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे असंवैधानिक बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही। हनी ट्रैप स्कैम को लेकर विधानसभा में मचे बवाल के बीच ये विधेयक पारित किया गया। बीजेपी नेताओं ने विधानसभा में इस विधेयक के खिलाफ जमकर हंगामा किया। उन्होंने सदन के बीचों बीच आकर सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कुछ विधायक स्पीकर की सीट पर चढ़कर प्रदर्शन करते नजर आए। इसके बाद उन्होंने 4% कोटा विधेयक को फाड़ दिया और स्पीकर पर कागज के टुकड़े फेंक दिए। कर्नाटक में एक मंत्री के हनी ट्रैप में फंसने की अफवाहों ने एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया। इसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय नेताओं समेत करीब 48 राजनेता इस तरह के राजनीतिक जाल में फंस चुके हैं। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री KN राजन्ना ने विधानसभा में स्वीकार किया कि केंद्रीय नेताओं समेत कम से कम 48 राजनेता हनी ट्रैप में फंस चुके हैं। इस पर विधानसभा में गहन चर्चा हुई। उन्होंने कहा यह मामला किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है और उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
मंत्री राजन्ना ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार इन सीडी और पेन ड्राइव के शिकार सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि करीब 48 लोग हुए हैं। और जब मैं एक कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ मेरा पक्ष के लोगों से नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के सहयोगियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक को सीडी और पेन ड्राइव का कारखाना कहा जाता है और ये बात वो नहीं बल्कि कई लोग पहले से कह चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का अध्यक्ष नियुक्त किया, जबकि पंजाब की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को दी गई। आपका यह फैसला तब आया है जब हाल ही में पार्टी ने दिल्ली की सत्ता गंवाई है। दिल्ली के अलावा गुजरात, गोवा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए। इनमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया। पार्टी ने गोपाल राय को गुजरात और पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया। वहीं आप सांसद संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है और जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी महराज मलिक को दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद, कश्मीर और नक्सलवाद पर चर्चा की। कश्मीर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में लोकतंत्र, विकास और खुशहाली का नया दौर शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, पहले होते थे लेकिन कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, लोग भूल जाते थे। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया गया। उन्होंने बताया कि डोंगरी, हिंदी और उर्दू को जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है और राज्य में पहली बार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अरबपति व्यवसायी एलन मस्क को पेंटागन की टॉप सीक्रेट सैन्य योजनाओं तक पहुंच मिल चुकी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर भविष्य में चीन के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो अमेरिका की सैन्य रणनीतियों पर चर्चा की जिम्मेदारी एलन मस्क को दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क शुक्रवार को पेंटागन के रक्षा विभाग के कार्यालयों का दौरा करने वाले हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का खंडन किया है। ऑकलैंड में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज हसन नवाज ने सिर्फ 44 गेंदों पर शतक लगाकर इतिहास रच दिया। नवाज की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने यह मैच 9 विकेट से जीत लिया। हसन नवाज T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह खिताब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम के नाम था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.